हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ द थर्मल फिजिक्स विच इज थर्मामेट्री एंड कैलोरीमेट्री। थर्मामेट्री एंड कैलोरीमेट्री। लेट्स लर्न अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट टर्म हियर थर्मामेट्री। बच्चों पहला टर्म हमारा थर्मामेट्री। थर्मामेट्री इन द सेंस टेम्परेचर का मेजरमेंट एंड कैलोरीमेट्री इन द सेंस कैलोरी यानी कि हीट का मेजरमेंट। तो हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चीज़ों के मेजरमेंट के बारे में। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज हीट। अब इन दोनों से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी जो हमारे सिलेबस का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों थर्मामेट्री से, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी चैप्टर होता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर कभी आता है तो यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, घबराने की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यहाँ पे बच्चों पहली बात, सबसे पहले मैंने बताया कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग टेम्परेचर के संबंधित स्टडी करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों थर्मामेट्री। उसको नाम देते हैं थर्मामेट्री, ठीक है। अब थर्मामेट्री का जब हम लोग अध्ययन करने जाते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग 77 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उसको हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं, थर्मामेट्री का ब्रांच हुआ। और अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो थर्मामेट्री के उसी ब्रांच का नाम बदल करके हो जाता है बच्चों पायरोमेट्री, ठीक है। तो इस तरह से थर्मामेट्री के दो ब्रांच यहाँ है, क्रायोजेनिक्स एंड पायरोमेट्री, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेप लिए गए, कैसे कैसे यहाँ थर्मामेट्री यानी टेम्परेचर के मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया। तो बच्चों देखिए, थर्मामेट्री में दो स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। यहाँ पर एक तो होता ओल्ड थर्मामेट्री जो पहले परंपरा थी, और एक होता मॉडर्न थर्मामेट्री। तो पहले पहले हम लोग ओल्ड थर्मामेट्री के बारे में सीख लेते हैं। जो ओल्ड थर्मामेट्री जो हमारी पुरानी प्रणाली थी बच्चों, उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट लिए जाते थे। पहले को हम लोग कहते थे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि लो टेम्परेचर होता था। लोअर फिक्स्ड पॉइंट या उसी का नाम होता था फ्रीजिंग पॉइंट, या उसी का नाम होता था आइस पॉइंट बच्चों। और दूसरा हमारा होता था अपर फिक्स्ड पॉइंट, या उसी का नाम होता था स्टीम पॉइंट, या उसी का नाम होता था बॉइलिंग पॉइंट। यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर लिया जाता था जिसके ऊपर जो हमारा वाटर है वो बच्चों जमना शुरू हो जाए, वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ के अंदर बच्चों अपर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट का नाम देते हैं, वो टेम्परेचर होता है जो कि जिसके ऊपर वाटर बॉयल करने लग जाए। तो ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में सबको ये वैल्यू पता होती है कि अगर हम यहाँ बात करते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट की, तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो बर्फ बनने लगता है, सॉलिड बनने लगता है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 100 डिग्री सी होगा। तो सेल्सियस में तो हम सबको पता है, बाकी में कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से आप लोग देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से। पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास राइवल बुक होगा उसमें देखते रहिएगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्केच किया है डिग्री सेल्सियस स्केल, और डिग्री सेल्सियस स्केल में मैंने दो पॉइंट दिखाए हैं, एल एफ पी इन द सेंस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यू एफ पी इन द सेंस अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। हमें पता है डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, जिसके ऊपर वाटर जमना शुरू हो जाता है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है वाटर के लिए। और बच्चों यहाँ के अंदर अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सी होगा, जिसके ऊपर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ के अंदर बच्चों मान लिया कोई अननोन टेम्परेचर है 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी के बीच में कोई डिग्री सेल्सियस में अननोन टेम्परेचर है जिसको हम सी डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बच्चों अब हम बात करेंगे केल्विन में। और दो स्केल जो हम लोगों को पढ़ने उसमें पढ़ना केल्विन स्केल, और दूसरा पढ़ना बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल, और एक अननोन स्केल भी यहाँ हम लेंगे
जो मतलब कोई अननोन अगर आए उससे टेम्परेचर मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, क्या स्टैंडर्ड हमें सेट करना पड़ेगा। तो केल्विन स्केल में बच्चों जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के जो तुल्य होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, और जो 100 डिग्री सेल्सियस यानी अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल में जाते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेजर किया जाता है, तो बच्चों ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है, और यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि अपर फिक्स्ड पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है। अब बच्चों सेल्सियस स्केल में अननोन टेम्परेचर कोई C°C था, उसके करस्पॉन्डिंग मैं मान लेता हूँ केल्विन टेम्परेचर में कोई K केल्विन होगा, और उसी के इक्विवेलेंट मान लेता हूँ फ़ारेनहाइट स्केल में F डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर टेम्परेचर होगा। ये इक्विवेलेंस मैं दिखा रहा हूँ। और एक अननोन स्केल, कभी कभी सवाल आता कोई अननोन स्केल निकला तो उसमें कैसे क्या होगा, तो उसके लिए बच्चों अननोन स्केल जो है उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं। अननोन स्केल का नाम यक्स है, जैसे सेल्सियस स्केल था, जैसे केल्विन स्केल था, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल था, वैसे अननोन स्केल को हम मान लेते हैं स्केल यक्स। तो स्केल यक्स का लोअर फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं यक्सियल, और अपर फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं यक्स यू, यू फॉर अपर, और अननोन टेम्परेचर हम मान लेते हैं यक्स टी, बीच का कोई टेम्परेचर है। अब इसमें जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश किए जाते हैं बच्चों, बहुत आसान सी बात होती है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ बड़ी आसान सी और बड़ी अच्छी सी बात होती है, आपको कुछ नहीं करना होता, एक चीज बस यहाँ अच्छे से जान लेना है, अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये पूरा जो रेशियो है कांस्टेंट होता है। किसी भी स्केल के लिए हम देखेंगे अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिफरेंस ये कांस्टेंट आएगा। तो कोई भी 2 स्केल हो 3 स्केल हो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं इस हिसाब से। ध्यान दीजिए फिर से एक बार मेरे साथ, अननोन टेम्परेचर, जैसे यहाँ अननोन टेम्परेचर C°C है, K केल्विन है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हर एक स्केल को ऐसे हम इक्विवेलेंस बना सकते हैं, उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। बच्चों मैंने यहाँ देखिए यहाँ को रिलेट किया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ को रिलेट किया है कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ मैंने ऐसे किया है सेल्सियस स्केल पे अननोन टेम्परेचर मतलब C°C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब 0 डिवाइडेड बाय अपर यानी कि 100 माइनस 0 लोअर। ठीक है, केल्विन स्केल पे यही काम करेंगे। तो केल्विन पे अननोन टेम्परेचर C°C के करस्पॉन्डिंग अननोन टेम्परेचर K केल्विन है, K माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15, अगर 0.15 भी लिखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बात वही आएगा। तो देखिए मैंने सब में से 0.15 हटा दिया, नीचे ऊपर में से फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहिए था मुझे वैसे देखें तो 273.15 डिवाइडेड बाई 273 माइनस ऑफ 273, अपर माइनस लोअर, अपर इज हियर लोअर इज हियर। बच्चों 0.15 भले ही मैंने यहाँ जानबूझकर नहीं लिखा कि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, अगर लिखेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 0.15 सब में होगा, वो असर नहीं डालेगा इस पे। अच्छा यहाँ इक्वल टू होगा बच्चों, कैलकुलेशन के लिए यही लेते हैं क्योंकि यहाँ 0.15 मिलकर लगाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा फिर यहाँ पर अगर यही चीज़ हम फ़ारेनहाइट स्केल पे देखेंगे तो C°C इक्विवेलेंट टू K केल्विन एंड दिस अननोन K केल्विन इज इक्वल टू F डिग्री फ़ारेनहाइट। तो F माइनस अननोन माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी 32 डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर यानी कि 212 माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए अननोन स्केल पे जब हम जाते हैं तो होगा अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि एक्सियल माइनस एक्सटी डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये बच्चों कोई भी स्केल के लिए आप देखेंगे बराबर होगा। आप
अगर अभी तक थोड़ा बहुत हिजिटेशन हो तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर डिफरेंट दो स्केल को एक एक बार में मैं लूंगा और उनके बारे में बच्चों क्या क्या रिलेशन होता है उनके बीच में मैं अलग अलग करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अब आप लोग देखिए, आई होप इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। ये क्या है, कैसे लिखा जाता है, ये क्या चीज होता है, ये क्या चीज होता है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ रिलेशन सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या होगा। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है इस रिलेशन को, लेकिन आप और अच्छे से जान लीजिए, पूरी दुनिया से हटकर थोड़ा और अच्छे से जान लीजिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप को ये जानना जरूरी है, आपको आगे बढ़ना है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा था वही चीज मैं फिर से लाऊंगा। ऊपर देखिए ये चीज लिखा हुआ है दिस मच, यही चीज मैं यहाँ ले रहा हूँ, सेल्सियस और केल्विन वाले को अलग कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, C/100 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। 373 माइनस 273 यानी 100 आ गया। अच्छा, दिस मच यहां पर देखिए, अगर y इक्वल टू mx प्लस c से हम कंपेरिजन करें इस बात का, तो हमारे पास होगा y के जगह पर k है, m के जगह पर बच्चों 1 आ जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो y की जगह k और x की जगह क्या हो गया, c। और 273 ये इंटरसेप्ट कटेगा। तो सब कुछ मिला जुला कर k और c के बीच में केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है, उन टेम्परेचर के बीच में, उन स्केल्स के बीच में जो हमारा ग्राफ जाएगा वो लीनियर कुछ इस तरह से जाएगा। और क्योंकि यहाँ स्लोप 1 आ रहा है, स्लोप बच्चों 1 आ रहा है, अगर आप dy और dx के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ dk और dc होगा, जो कि यहाँ पर बच्चों 1 के बराबर आ जाएगा। आप करके देखिए इसको। वैसे भी m की जगह यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी कि 45 डिग्री बनाता हुआ इस तरह से ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों डीके और डीसी इक्वल टू 1045 डिग्री आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी डीके इक्वल टू डीसी। अगर इसी को थोड़ा ज़्यादा करके देखें तो डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा सी। बच्चों आपने सुना होगा कि केल्विन स्केल पे होने वाला चेंज और सेल्सियस स्केल पे होने वाला चेंज, ये दोनों चेंज बराबर होते हैं। वो चीज आज प्रूव होकर आपके सामने आ रहा है। डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा सी, यानी कि केल्विन स्केल पे होने वाला चेंज और सेल्सियस स्केल पे होने वाला चेंज दोनों आपस में बराबर हैं। ओके, नाउ यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशन होता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी यहाँ किया था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में ये वाला हम लेंगे, ये वाला लेंगे, इन दोनों को एक साथ बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ इन दोनों को एक साथ, दिस वन इज रिटन ओवर हियर। यहाँ के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, C-0/100 यानी C/100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। 212 माइनस 32 करेंगे 180 आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रिलेशन मिलेगा C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर इस रिलेशन का यूज करके कभी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाता है, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, कभी फ़ारेनहाइट में दिया जाता है तो उसका सेल्सियस इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो इस इक्वेशन को यूज करके बड़ा यूजफुल है, इस पर सवाल खूब आते हैं। आप बड़ी आसानी से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। C यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, F यहाँ टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है। अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे वहाँ मैंने ग्राफिकल स्टडी किया था, यहाँ अगर ऐसे करें तो क्या रिलेशन बनता है, इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन आप सबको दिखा दूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये रहा आपका अगला पेज। जो अभी ऊपर इक्वेशन आया था बच्चों, दिस वन C/5 इक्वल टू F-32/9, उस जो है रिलेशन को आप यहाँ देखिए, उस रिलेशन को यहाँ ला के रखते हैं। तो उसी को थोड़ा बैलेंस करने के बाद बचता है 9/5
सी इक्वल टू एफ माइनस 32 और उसी को पूरा हम सॉल्व करते हैं तो जाकर इस तरह का एक रिलेशन बनता है दिस वन। अब इसको ध्यान से देखिए, एफ को हम y मान लें और c को x मान लें तो m की जगह, और ये c इंटरसेप्ट वाला c है, ये 32 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जो हमारा m यानी ग्रेडियंट वाला है जिसको df ओवर dc या dc ओवर df ओवर dc कहेंगे, उसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमारी 9/5 हो जाएगी। सब कुछ मिला जुला कर हमारे पास क्या आ गया, df ओवर dc, df ओवर dc को हम डेल्टा f ओवर डेल्टा c लिख दें इक्वल टू 9/f होगा, या फिर उसी को रीअरेंज करके लिखें डेल्टा f/9 इक्वल टू डेल्टा c/5। बच्चों बड़ा यूजफुल इक्वेशन होता है, समय आपका बचा देता है। कभी कभी आपसे सवाल आएगा कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री का चेंज है तो बताइए उसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज हुआ होगा, या फिर कहेगा कि फ़ारेनहाइट स्केल में मान लीजिए 25 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हुआ है तो बताइए सेल्सियस स्केल में कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ होगा। तो इस इक्वेशन का यूज करके बड़ी आसानी से आप अगर डेल्टा एफ देता है तो डेल्टा सी निकाल सकते हैं, डेल्टा सी देता है तो डेल्टा एफ बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या करें, एक ग्राफ खींचें बच्चों, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। आप यहाँ से देखिए, ये जो मैंने यहाँ इक्वेशन फाइंड आउट किया इसी के रिलेट करते हुए ग्राफ है। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन गया है और यहाँ स्लोप जो हमारा बनेगा tan थीटा की वैल्यू 9/5 के बराबर आएगी, और यहाँ इंटरसेप्ट जो कटा होगा दिस वन, ये बच्चों 32 के बराबर होगा, जो कि यहाँ c की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा यहाँ पर अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा कि कैसे दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से हम कैसे डिफरेंट थर्मामीटर्स को बनाते हैं, क्या होता है, इस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें बच्चों, हम लोगों ने जो जिक्र किया है उसमें एक बात स्पष्ट है कि हमारा जो ओल्ड थर्मामेट्री है उसमें दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं। एक तो लिया जाता है आइस पॉइंट, एक लिया जाता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब लोअर फिक्स पॉइंट और स्टीम पॉइंट मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। बच्चों, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करे। जैसे यहाँ ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मान लो यक्स कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस हो सकता है वो प्रेशर की बात हो रही हो, उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हो सकता है रेजिस्टेंस आ रहा हो सकता है कोई और चीज़ आ रहा हो। तो यहाँ के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी क्वांटिटी जो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से लीनियरली वेरी करे उसको थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और अगर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक बात फिक्स हो जाती है। क्या फिक्स हो जाती है? यक्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, मान लो यक्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है तो यक्स जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यक्स इक्वल टू होगा AT। ये यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट है। इस तरह से थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों यक्स इक्वल टू क्या बन गया? AT। ठीक, अब हम चलते हैं। मान लो कोई हमने थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी लिया एक्स की वैल्यू आ रही समथिंग कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। मान लो यही चीज मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे देखूं, जैसे कि यहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस पे XL, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर मैं देख रहा हूं तो उसको XL लिखूंगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब मैं इसको 0 करूंगा बच्चों तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं देखने जाऊं तो XL लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर हमारा जो यक्स की वैल्यू होगी जिसको XL अब मैं लिखूंगा वो 0 हो गया। और T डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं उसी को देखूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? यक्स एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अब तो T के स्थान पर T ही रखना है तो यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा? यक्स T इक्वल टू AT। 0 डिग्री सेल्सियस पर XL लिखा जो 0 हो गया, T डिग्री सेल्सियस पर XT लिखा जो कि क्या हो गया? AT। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिखूं तो यक्स अपर फिक्स्ड पॉइंट वाला हो गया, दिस विल बी इक्वल टू ये इंटू 100। ठीक, इस तरह से बच्चों ये तीन वैल्यूज मैंने यहाँ के अंदर लिखे हुए हैं। आप ध्यान पूर्वक इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है 100 ये हो गया, T के जगह पर मैंने 100 लिख दिया। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा? अब मान लीजिए मैं एक रेशियो फिक्स करूँ, जैसे
एक्स टी माइनस एक्सएल अननोन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर, ऐसे मैंने किया थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा बच्चों, तो एक्स टी के स्थान पर, जैसे कि ऊपर से देख लीजिए, एक्स टी के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा 80, माइनस क्या हो गया एक्सएल के स्थान पर 0, एक्स यू के स्थान पर 100 ये, और एक्सएल के स्थान पर 0, तो आ गया टी अपान 100 सॉल्व करने पर। अगर इसको टी अपान 100 आ गया, तो बच्चों यहाँ टी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो टी जो कि डिग्री सेल्सियस में यहाँ तापमान टेम्परेचर को बताएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ के अंदर एक्स टी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई एक्स यू माइनस एक्सएल इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एक स्टैंडर्ड हमारा बन गया इस इक्वेशन में, इसमें बस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं बच्चों यहाँ बात करूँ मरकरी थर्मामीटर की, तो मरकरी थर्मामीटर के लिए हमारा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगा, जब हम मरकरी थर्मामीटर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें मरकरी के कॉलम का लेंथ बढ़ता है। तो यहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी जो हो गया वो हो गया लेंथ, यानी और इस तरह से x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग वहाँ t लिखते थे, यहाँ x के स्थान पर क्या होगा, x के स्थान पर लेंथ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक, अब यहाँ के अंदर बच्चों मैं इसके हिसाब से जो ये इक्वेशन बना है, बस x के स्थान पर यल लिख दूंगा। यल क्या है, यल हमारा जो मरकरी थर्मामीटर में बच्चों मरकरी के कॉलम का लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ के अंदर बन जाएगा टी टेम्परेचर इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स यल डिवाइडेड बाई यल टी माइनस यल यल डिवाइडेड बाई यल यू माइनस यल मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, इसी तरह से मान लो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करूं तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी x के स्थान पर क्या रख देना है, प्लेटिनम के वायर का रेजिस्टेंस रख देना है। ओके, इसी के हिसाब से बच्चों आप रिप्लेस करोगे, इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स टी के स्थान पर आर टी हो जाएगा, एक्स यल के स्थान पर आर यल हो जाएगा, और इसी तरह से बच्चों एक्स यू के स्थान पर आर यू और एक्स यल के स्थान पर आर यल हो जाएगा। मान लो मैं बच्चों बात करूं गैस थर्मामीटर की, अगर मैं गैस थर्मामीटर की बात करूंगा बच्चों तो इसमें दो स्टैंडर्ड होंगे। एक तो होगा हम कौन से चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर जो है हम यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या यहाँ कांस्टेंट रख रहे हैं देखते हैं। उसके हिसाब से दो कंडीशन बनेंगे। हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। बच्चों मान लेते कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर को कांस्टेंट निकालने, अमाउंट कांस्टेंट रखें, तो ऐसे केस में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। यहाँ V डायरेक्टली यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हुआ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा वॉल्यूम है वही थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ इस इक्वेशन में बच्चों मैं x की जगह बस कैपिटल V रख दूंगा और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो हम यहाँ पर बच्चों PV इक्वल टू एनआरटी था और उसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लें। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम इसके अंदर हम करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इस हिसाब से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर हमारा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। और इस तरह से T की वैल्यू आ जाएगी Pt माइनस पी एल डिवाइडेड बाई पी यू माइनस पी एल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बन के आ गया। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, ये था हमारा ओल्ड थर्मामेट्री, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया। और बच्चों बस उसके बाद x की जगह आपको डिफरेंट जगहों पर बस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी से रिप्लेस करते जाना है और नया नया इक्वेशन बना लेना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक और थर्मामेट्री की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मॉडर्न थर्मामेट्री। बच्चों जब हम बात करते हैं हम ओल्ड थर्मामेट्री की, ओल्ड
थर्मामेट्री की बात करते हैं तो ओल्ड थर्मामेट्री में क्या होता, दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, लेकिन जो हमारा मॉडर्न थर्मामेट्री है बच्चों उसमें दो फिक्स्ड पॉइंट नहीं, उसमें केवल एक फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसके ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर बच्चों यहाँ पर लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और गैसियस फेज तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ में तीन ब्रांचिंग रही होती है। यहाँ पर बच्चों ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, जिसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों 273.16 केल्विन। ओके, नाउ मूव यहाँ के अंदर बच्चों, अब मॉडर्न थर्मामेट्री के हिसाब से अगर मैं थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को मानूं, समझूं, सीखूं तो क्या मुझे मिलेगा। देखिए, मैं मान लेता हूं यक्स हमारा कोई एक थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है और यहाँ के अंदर बच्चों मैं मान लेता हूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एक्स टी आर इन द सेंस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट मीन्स 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे एक्स टी आर। अननोन टेम्परेचर कोई सा है, अननोन टेम्परेचर कोई सा, उस पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे एक्स टी। बच्चों यहाँ एक्स आर छप गया है, वो गलत है, एक्स कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में है, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगा एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स टी आर। ध्यान रखिएगा ये रिलेशन, एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स टी आर मल्टीप्लाइड बाई ट्रिपल पॉइंट 273.16। अब यहाँ पर मान लो मैं बात करूं फॉर मरकरी थर्मामीटर, तो मरकरी थर्मामीटर की अगर मैं बात करने जाऊंगा बच्चों तो यक्स की जगह यहाँ यक्स रहेगा, यक्स की जगह मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, यल से। यल इन द सेंस मरकरी कॉलम का लेंथ है, तो यहाँ यक्स की जगह यल से रिप्लेस कर लीजिए तो रिलेशन क्या बनेगा, टी इक्वल टू यल टी डिवाइडेड बाई यल टी आर। यल टी क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी यानी मरकरी के कॉलम का लेंथ है टी केल्विन पर, और यल टी आर क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी यानी मरकरी के कॉलम का लेंथ है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन। ध्यान रहे इसमें जो हमारा टेम्परेचर मेजर होगा वो केल्विन में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करेंगे तो बच्चों जो मैंने यहाँ यक्स लिखा था ना, यक्स की जगह मैं यहाँ कैपिटल आर यानी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, प्लेटिनम के रेजिस्टेंस से सिचुएशन को रिप्लेस कर दूंगा। आगे देखते हैं, मान लो मैं गैस थर्मामीटर की बात करूं बच्चों, तो गैस थर्मामीटर के केस में हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी, फिर वही दो केस बनेंगे, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, यानी कि यहाँ पर वी हमारा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाएगा और उसके हिसाब से जैसा कि ऊपर था एक्स टी के जगह पर वी टी हो जाएगा, एक्स टी आर के जगह पर वी टी आर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मान लेते कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में बच्चों पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, और ऐसे केस में थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हमारा प्रेशर हो जाएगा, एक्स टी की जगह पी टी रख देंगे और एक्स टी आर की जगह पर रख देंगे पी टी आर मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन। ध्यान रहे ये बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ रिलेशन बना लिए और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लिए। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, पूछा जाता कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसको स्टैंडर्ड थर्मामीटर की तरह से यूज करते हैं, ये थ्योरी वाले सवाल में आता है। तो ध्यान रहे यहाँ गैस थर्मामीटर ऐसा होता है जिसको स्टैंडर्ड थर्मामीटर की तरह से यूज किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बच्चों जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जनरली क्या होता है, जनरली यही होता है कि उसके अंदर जो कण यानी पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल या फिर एटम या फिर आयंस जो मौजूद हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, और थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से वो लोग दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर आयनिक ये डिस्टेंस बढ़ने लगता है।
और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बच्चों ये होता है कि उस बॉडी का वॉल्यूम, या फिर कह लीजिए अगर लीनियर बॉडी है तो उसका लेंथ, या फिर मान लीजिए 2D बॉडी है तो उसका एरिया बढ़ने लगता है। जनरली यही होता है, जब हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके डायमेंशंस बढ़ते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों थर्मल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 टाइप हम लोग लेंगे। यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन के कौन कौन से 3 टाइप लिए जाएंगे, ध्यान से देखें। एक हमारा होगा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में बच्चों यहाँ लेंथ में इंक्रीमेंट होने वाला है। दूसरा होगा सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, यहाँ एरिया में इंक्रीमेंट होगा। और अगला हमारा होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसमें कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। ये हम किसी लीनियर बॉडी के केस में देखते हैं, ये किसी 2D बॉडी यानी प्लेनर बॉडी के केस में देखते हैं, और ये किसी 3D बॉडी यानी जिसमें वॉल्यूम घेरता हुआ दिख रहा हो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं किसी बॉडी कोई बॉडी है लीनियर, उसका लेंथ यल है। शुरू में मान लीजिए उसका लेंथ बच्चों यल है, और क्या मैंने किया, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया। कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका लेंथ बढ़ करके कितना हो गया, यल प्लस डेल्टा यल, यानी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से कोई बॉडी है जिसका एरिया कुछ रहा होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका एरिया यहाँ के अंदर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कोई बॉडी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर कैसे कैसे कौन से टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम उसका होगा, कौन से टेम्परेचर पर कितना एरिया होगा, कौन से टेम्परेचर पर कितना लेंथ होगा, उसको निकालने के लिए इक्वेशंस मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ यल टी इक्वल टू यल जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा टी। बच्चों यहाँ के अंदर आप लोग एक समझ लीजिए, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। यल टी क्या है, यल टी यहाँ के अंदर बच्चों लेंथ ऑफ द लीनियर बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस है। कोई डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जितना भी हो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर बच्चों अगर इस बॉडी का लेंथ यल टी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर यल जीरो है, तो बच्चों ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, यल टी इक्वल टू यल जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑफ अल्फा टी। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ यल टी क्या है, लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस, यल जीरो क्या है, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 क्या है, 1 को तो दुनिया जानती 1 है, प्लस अल्फा क्या है, अल्फा को हम लोग कहते हैं बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या इसी को बच्चों हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। कितने डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस पर, वो टेम्परेचर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, इसी तरह से एरिया, एरिया के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एरिया की वैल्यू मान लीजिए 80 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 0 है, और बच्चों यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका एरिया ये 0 है, ये नॉट है, तो T डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इसके लिए इक्वेशन बनेगा ये T इक्वल टू ये 0 1 प्लस बीटा टी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा वॉल्यूम के लिए इक्वेशन बनेगा Vt इक्वल टू V0 1 प्लस गामा टी। व्हाट इज Vt? सिमिलरली यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम होगा बॉडी का, V0 क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम होगा, और यहाँ गामा क्या होगा, गामा को यहाँ कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यहाँ T इज द टेम्परेचर, पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर होगा। ओके, अब यहाँ 3 नई चीजें हमें मिली, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इसका नाम होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा का नाम होगा बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और यहाँ गामा का नाम होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। निकालने के लिए इसी इक्वेशन को जब हम मॉडिफाई करते हैं, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसी को मॉडिफाई करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू बन के आती है यल टी माइनस यल जीरो डिवाइडेड बाई यल जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टी। इसी तरह से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके, और आपके पास बुक भी है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करेंगे, एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ बुक में यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, यल टी, मैं थोड़ा और छोटा छोटा लिखता हूं, देखिए
कहीं कुछ बुक आपको ऐसे मिलेंगे वहाँ पर वो भी बात सही है, पहले मैं क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो यल टी इक्वल टू यल आई, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखिए यहाँ पर यल टी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना लेंथ होगा, इक्वल टू यल आई इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ शुरुआत में कितना लेंथ था, 0 पर नहीं, ध्यान रहे 0 पर था तो वो इक्वेशन तो था ही। शुरुआत में मान लेते 10 डिग्री सेल्सियस पर कुछ लेंथ दे दिया और आपसे पूछ लिया बताइए जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो ये इनिशियल लेंथ होगा और ये फाइनल लेंथ 10 डिग्री सेल्सियस वाला ये हो जाएगा और 50 डिग्री सेल्सियस वाला ये हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर अब टेम्परेचर नहीं लिखा जाएगा इस इक्वेशन में, टेम्परेचर का डिफरेंस लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये 50 डिग्री सेल्सियस पर देखा, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर देखा है, तो डेल्टा टी का मतलब 50 माइनस 10 यानी क्या हो गया 40। तो ऐसा इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है, कभी आपको आसानी महसूस होती है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं फिर से एक बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिस वन यल टी इक्वल टू यल आई ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, कुछ बुक में डेल्टा थीटा भी मिलेगा, वो तो सिंबल है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के अंदर इसी तरह से अगर एरियल एक्सपेंशन के केस में देखेंगे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा ए टी इक्वल टू ये आई 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, यहाँ 1 प्लस बीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखेंगे तो हो जाएगा वी टी इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों ये इक्वेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। यल टी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देख लीजिए इसको। यल टी लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस, यल आई लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर या कह लीजिए इनिशियल लेंथ, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। ये क्या टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में होने वाला चेंज है, ठीक है बच्चों। और ध्यान रहे डिग्री सेल्सियस में यहाँ चेंज लिया जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसी तरह से एरियल की बात होगी तो इक्वेशन रिप्लेस हो जाएगा। इक्वेशन कैसे रिप्लेस होगा, यल टी की जगह क्या हो जाएगा ए टी, यल आई की जगह ये आई, 1 प्लस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा बीटा, ठीक। इसी तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन की जब बात होगी तो यहाँ पर v हो जाएगा, यहाँ पर v हो जाएगा, वी टी यहाँ वी आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा गामा और डेल्टा टी। आप लोग ये तीनों इक्वेशन बना के मैंने एक बता दिया, तीनों नोट कर लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आपकी किताब में लिखा हुआ बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ यल टी अननोन टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर किसी गिवन टेम्परेचर टी पर यहाँ पर लेंथ होगा, यल जीरो जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला लेंथ है, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं बल्कि सीधा सीधा टेम्परेचर लिखा कि कौन से टेम्परेचर पर आप निकाल रहे हो, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर अब मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। एक सवाल बहुत कॉमन सा पूछा गया है कई बार और ये पूछता ही चला जा रहा एग्जाम, तमाम सारे एग्जाम में बार बार आ रहा है। अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होगा, तो बच्चों अल्फा बीटा गामा का रेशियो जो यहाँ के अंदर आता है वो होता है 1:2:3। कभी अल्फा दे के आपसे बीटा पूछा जाएगा, कभी बीटा दे के आपसे अल्फा या गामा पूछा जाएगा, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का एक 2 डायमेंशनल कोई बॉडी हो, जैसे कि कोई प्लेनर बॉडी हो, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल शेप की है, लाइक रेक्टेंगल लमाइना या स्क्वायर लमाइना, ऐसे। यहाँ इसके बीच से मान लेते कोई पोर्शन यहाँ से बीच में से कट करके निकाल दिया गया, यहाँ मैंने रख दिया। अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये निकालने से पहले जितना इसके एरिया में परिवर्तन होगा, निकालने के बाद भी इन दोनों के एरियाज में परिवर्तन उतना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल आता है कि अगर मैं कोई बॉडी है इसमें मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज हुआ, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कर दिया, आप बताइए इनमें कितने कितने, अगर उतना ही डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कितने कितने का चेंज आएगा। तो चेंज बच्चों सिमिलर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, इस पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं या डायरेक्ट सवाल थ्योरेटिकल पूछा जाता है। बच्चों मान लीजिए दो ऐसे लीनियर रॉड हों, ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ के अंदर दो ऐसे लीनियर बॉडीज हों, रॉड हों, और एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 है और एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 2 है। लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 है, और दोनों ऐसे साइड बाय साइड पैरेलल मैनर में ऐसे रखे गए हैं। अब मैं अगर दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट में बढ़ाता हूं तो क्या होगा, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मुड़ेगा, और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी वो कम मुड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ अल्फा की वैल्यू ज़्यादा, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो ये शुरुआत में तो दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन अब अल्फा की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से फैलने की कोशिश करेगा। तो अगर अल्फा 1 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ ज़्यादा, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिस वन, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, और नीचे वाला हिस्सा उतना तेज़ी से नहीं फैल पाएगा। और क्योंकि दोनों ज्वाइंट हैं, जब ऊपर वाला ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा बच्चों प्रसारित होगा, ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और नीचे वाला उतना एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ये पूरा सिस्टम ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। तो इसमें सवाल ये होता है कौन सा कॉन्वेक्स साइड में होगा और कौन सा कॉन्केव साइड में होगा। तो कॉन्वेक्स साइड में ये आ गया और कॉन्केव साइड में ये आ गया। आप कहोगे सर जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है वो कॉन्वेक्स साइड पे होगा, और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम है वो हमेशा कॉन्केव साइड में रहेगा। ठीक है, इसका रेडियस पूछा जाता है कि ये वाला शेप जो बना इसका रेडियस क्या होगा। बाई फार्मूला रेडियस की वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट ही याद रखिएगा। ये होगा बच्चों d डिवाइडेड बाई, d क्या है, किसी एक का, यहाँ पर बच्चों ये हमारा किसी एक का या फिर दोनों का हो, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं आता है। यहाँ के अंदर बच्चों d यानी कि एक का डायामीटर कह सकते हैं। मान लेते हैं ये सिलिंड्रिकल शेप का हो तो d फॉर यहाँ डायामीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर बच्चों अल्फा 1 माइनस ऑफ अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, कितने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ वो नीचे लिख देंगे, और अल्फा 1 माइनस बड़ा माइनस छोटा अल्फा कर देंगे। तो ये आ गया यहाँ के अंदर रेडियस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट में चर्चा करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में, हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। बच्चों ये अभी तक मैंने थर्मामेट्री से रिलेटेड पूरा यहाँ पर डिस्कशन किया है, एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया जो आपके काम की चीज़ है। अब अगला जो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू होगा वो होगा कैलोरीमेट्री के बारे में। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगला वीडियो कैलोरीमेट्री वाला अलग पार्ट में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक